तो क्या चल रहा था, शिक्षा में संस्कृत का अधिकार चल रहा था ना। तो उसमें आप लोग को 29 बता दिया था, 29 आर्टिकल 29 बता दिया था। तो 29 में क्या था, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा में संस्कृत का अधिकार था। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा में संस्कृत का अधिकार था, यानी अल्पसंख्यक को शिक्षा से कोई वंचित नहीं कर सकता है, ठीक। और अपने संस्कृत में जाते हैं, अपने धर्म के संस्कृत में जाते हैं तो वहाँ भी उनको वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक। और 30 में क्या कहा गया था, अगर अल्पसंख्यक को लग रहा है कि हम जैसे किसी संस्थान में उनको पढ़ने से लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक, उनको लग रहा है कि यहाँ पे हमें पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, या अपने लिए स्वयं विद्यालय खोल सकते हैं, अल्पसंख्यक स्वयं विद्यालय खोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए बात किया जा रहा है। अगर सबके लिए बात किया जाए तो आर्टिकल 21 के क में है, आर्टिकल 21 के क में है, यहाँ सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए बात किया जा रहा है, ठीक। तो ये 29 और 30 आपको बता ही दिए थे। अब चलिए 31 देखते हैं, ठीक। अनुच्छेद 31 देखिए, 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार है। किसका, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो देखिए, ये जो संपत्ति का अधिकार है, अब देखिए ये तो अभी यहाँ पे आपको मूल अधिकार में दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए यह जो मूल अधिकार था पहले, अब क्या हुआ, अब यह कानूनी अधिकार बन गया है। क्या बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है, ठीक। देखिए, इसको मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन करके, ठीक, 44वां संशोधन करके 1978 में कानूनी अधिकार बना दिया। कैसा अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक। देखिए, दरअसल बहुत ही जरूरी था। देखिए क्या होता था, पहले जैसे सरकार द्वारा कोई योजना लाई जाए तो उसमें क्या होता था, बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत हो जाता था। जैसे भी रोड बनाना हुआ तो रोड बनाने के लिए कोई जगह ही नहीं देता था। अब सब एकदम पास पास रहते हैं, सड़क जो रोड होता है पगडंडी जिसे बोलते हैं, सब पास पास घर बना लिए, उनका जगह हो गया, और कोई देता ही नहीं था जमीन बड़ा करने के लिए, सड़क कोई नहीं देता था जमीन। स्कूल बनाना हुआ वहां पर भी नहीं देते थे, और एयरपोर्ट बनाना हुआ तो वहां पर भी नहीं देते थे। जैसे दूर से ट्रेन की पटरी बिछाते चले आए और थोड़ा सा किसी का जमीन आगे आ गया तो भाई बोला, भाई इसका पैसा ले लो, दे दो ये जमीन। वो कह रहा है मेरे परदादा का दादा का है, मेरे दादा का है, मेरे पुरखों का है, मैं नहीं दूंगा। तो दिक्कत हो जाती थी, आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। तो सरकार को बहुत ढेर सारा दिक्कत आने लगी। तो इसलिए क्या कहा गया, इसलिए क्या हुआ कि मोरारजी देसाई ने 44वां अमेंडमेंट के जरिए इसको कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक। देखिए, अब ये संपत्ति कैसा अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया है। अब इसमें क्या होगा, ये आपसे जनता तो नहीं छीनेगी, ठीक, जनता आपसे नहीं छीन सकती, लेकिन सरकार ये आपको संपत्ति को छीन सकती है, ठीक। आपके संपत्ति को सरकार छीन सकती है, ठीक, लेकिन जनता आपकी संपत्ति को नहीं छीन सकता। अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कह दे भैया ये मूल अधिकार नहीं है, तो इस पे हम कुछ भी नहीं करते। सरकार चाहेगी तो आपकी संपत्ति को छीन सकता है। देखिए, मूल अधिकार भाग 3 में है, भाग 3 में, और अनुच्छेद देखा जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, ठीक। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। तो देखिए क्या हुआ, 12 से 35 बीच में जो भी रहेगा वो मूल अधिकार होगा। तो अभी आप कहेंगे तो ये 31 तो इसके बीच में ही है, लेकिन देखिए इसको क्या हुआ, जब ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ तो इसको यहाँ से हटाकर, यानी 12 से 35 बीच में से हटाकर इसको 300 के क में रख दिया गया, ठीक। अनुच्छेद किस में रख दिया गया, संपत्ति के अधिकार को 300 के क में रख दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार हो गया। कैसा अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया। नहीं भाई, अब कानूनी अधिकार नहीं था, बहुत दिक्कत होती थी, एयरपोर्ट बनाने में दिक्कत होने लगा, सड़क, स्कूल, ट्रेन की पटरी, ये सब सारी दिक्कतें होने लगी। इसलिए क्या हुआ, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक। देखिए, अभी जैसे कि एयरपोर्ट बनाया जाता है, उसमें नहीं तो 35-40 गांव, इतना बड़ा एयरपोर्ट बनता है, 35-40 गांव के बराबर। तो दिक्कतें हो जाती थी, कोई हटता ही नहीं था, इसलिए नहीं बन पाता था। लेकिन अब कानूनी अधिकार बन गया, अब आराम से। अभी देखें आप, उत्तर प्रदेश में नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, एशिया का
सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक, देखिए अब वहाँ पर सरकार ने वहाँ के अथॉरिटी को भाई बोला कि आप यहाँ के जो है लोगों को हटाइए, यहाँ का गांव साफ करवाइए, और जो यहाँ नोएडा में बनेगा ये एयरपोर्ट। तो क्या हुआ, जो वहाँ की अथॉरिटी थी वो सारे गांव को साफ करा दिया, बोला भाई आप लोग यहाँ सड़िए, ये लीजिए हम पैसा आपको दे रहे हैं और प्रत्येक घर से एक एक नौकरी दे देंगे, मैं लिखित दे रहा हूँ। वो लोग हट गए, नोएडा के क्षेत्र के जो आसपास के लोग थे, मतलब जहाँ एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ के लोग हट गए, आराम से हट गए, 6 महीने के अंदर हट गए, आराम से हट गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, पैसा भी दिए और वो लिखित दिया कि भाई हम एक एक लोगों को नौकरी दे देंगे अपने यहाँ पर। तो हट गए सब लोग आराम से, अब 6 महीने के अंदर हो गया, सब बन भी रहा है एयरपोर्ट। तो देखिए क्या होता है, एयरपोर्ट जो होता है ना उसमें बहुत नौकरियां होती हैं, बहुत मतलब कि नहीं तो 2-5 हज़ार तक और इससे ज़्यादा भी नौकरी होता है, बहुत नौकरियां होती है। किसी को लगा दिया गार्डन में लगा दिया, किसी को पार्क में लगा दिया, जो गाड़ी खड़ा करने आता है, आपका गाड़ी है लो 25 रुपए का टिकट काटने में लगा दिया। और 4 बार तो वहां पर चेक होता है, सिक्योरिटी गेट ऐसे करके मतलब 4 जगह पे आपका चेक होता है। ठीक है, उसमें जहाज जो होता है 4 जगह चेक करके तब आप जाते हैं अंदर, तो वहाँ चेक इन करने के लिए लगा दिया। और जब जहाज उतरता है तो रेड लाइट लिया रहता है उसको, देखिए जहाज जो पायलट होता है ना उतारने लगता है तो उसको नीचे नहीं दिखाई देता है, नीचे नहीं दिखाई देता, इसलिए रेड लाइट लेके एक व्यक्ति को खड़ा कराया रहता है, वो उसको इशारा देता है किधर चलना किधर, जैसे कि उतरता है तो बताता है बाएं बाएं बाएं, बस दाएं दाएं, बस 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 लड़ जाएगा, बस बस बस, हाँ आराम से सिलो सिलो ए बस रुक जा। तो मतलब उसको इशारा इंडिकेट करता है उतरने के लिए, क्योंकि उस पायलट को नीचे दिखाई नहीं देता, तो रेड बत्ती जो लिया रहा लाइट लिया रहता है उसी से इशारा करता है इधर 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 करके उसको उतारता है। ठीक, और देखिए तो ये क्या हुआ, वहां के लोग हट गए, आराम से हट गए। तो क्यों हट गए भैया, ये तो अब उसको देखिए सरकार ने बताया देखिए ये आपका संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार अब नहीं है, अब आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, अब हमको लेना है तो हम ले ही लेंगे, बस अभी इजली इस भाषा में करें भाई ले लो, इसको छोड़ दो, ले लो पैसा ले लो, हम दे देंगे एक एक नौकरी तुम्हारे सबके घर में। तो आसानी से मान गए लोग, और जानते भी हैं अगर नहीं मानेंगे तो फिर दिक्कत हमारे ही लिए होगा, क्योंकि अभी ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार तो रह नहीं गया, कानूनी अधिकार हो गया। अब भाई ये तो सरकार ले रहा है तो सरकार तो ले ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभी देखिए जो पटना में एयरपोर्ट है, पटना में बहुत छोटा एयरपोर्ट है, वहां पर बहुत छोटा एयरपोर्ट है, अगर जैसे वहां पे थोड़ा सा लेट किया, अगर उतारने में थोड़ा सा लेट किया तो एयरपोर्ट के बाहर ही उतर जाएगा, और थोड़ा सा अगर देर में उतारता है तो बीच में उतरेगा और दीवार उवाल जो भी है सब थूर थार देगा। तो वहाँ पे दिक्कतें हैं, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है। और तो और क्या हुआ कि वहाँ पे अब जो अगल बगल के पेड़ हैं वृक्ष हैं वो तो लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, उसके लिए भी दिक्कतें आती रहती हैं, अब वो भी दिक्कत का कारण बन गए। एक बार क्या हुआ, हमारे सर जी जो है दिल्ली से वहाँ गए पटना में, तो क्या हुआ कि मतलब वहाँ तो छोटा जगह है, मतलब कि एयरपोर्ट जो है बहुत छोटे जगह में बना है। तो फिर क्या हुआ, पायलट उतारा और जो है उसका मतलब कि थोड़ा सा लेट कर दिया, तो अगर फिर से मतलब गो राउंड ले लेता है, लेकिन अब गो राउंड नहीं लेता तो वो लड़ जाता। तो क्या हो, सब लोग सोचे हाँ अब तो उतर ही गया है, रुक रहा है, अब हम सब लोग उतरेंगे। लेकिन क्या हुआ, वो फिर से उड़ा ले गया, और सब लोग हड़बड़ा गए, अरे क्या हुआ क्या हुआ, क्यों उड़ गया। तो मेरे सर जी ने कहे नहीं कोई दिक्कत नहीं, देखिए जब जहाज अगर थोड़ा सा लेट उतरता है तो दिक्कत हो जाती है, यहाँ एयरपोर्ट उतना बड़ा है नहीं। तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा गो राउंड ले रहा है, गो राउंड, तब फिर से वो पूरा पटना का चक्कर लगा के फिर से वहां पे उतरा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तब सब लोग बोलते हाँ भाई ठीक करें हैं सर जी। तो देखिए क्या होता है, आप संपत्ति के अधिकार कैसा हो गया, कानूनी अधिकार, जनता तो नहीं ले सकती लेकिन सरकार जो चाहेगी ले सकती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो संपत्ति का अधिकार है यहाँ पे पैतृक संपत्ति बोला गया, पैतृक संपत्ति यानी खानदानी संपत्ति बोला गया। ठीक, तो एक चीज आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, ठीक ध्यान दीजिएगा, ये जो संपत्ति की बात यहाँ पे 31 में हो रहा है वो कैसा है, खानदानी संपत्ति की बात कर रहे हैं। ठीक, यानी पैतृक संपत्ति, देखिए इसमें जैसे संपत्ति यानी खेत खलिहान बाग बगीचा यही सब आएगा। ठीक, तो एक ऐसा कि संपत्ति का बात हो रहा है, पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति। ठीक, अब देखिए ये जो पैतृक संपत्ति अभी आपने पढ़ा था 19 के 6 में, आर्टिकल 19 के 6 में पढ़ा था, उसमें भी संपत्ति आया था। लेकिन जो वहां पे संपत्ति था वो जो निजी संपत्ति था, जैसे मान के चलिए हमने कोई जमीन खरीद लिया, ठीक, तो वो देखिए जो मैंने जमीन खरीदा तो वो मेरा पर्सनल जमीन हो गया,
तो अगर वो अपने मतलब कि लड़कों को मैं चाहूँ देने के लिए दे सकता हूँ, नहीं चाहूँ नहीं दूंगा, किसी और को दे भी, किसी और को दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल जमीन है, मैंने उसको खरीदा है पर्सनल। तो पर्सनल जमीन की बात कहाँ हो रहा है, पर्सनल संपत्ति की बात 19 के 6 में कहा गया है। लेकिन यहाँ कैसा है, यहाँ पैतृक संपत्ति यानी खानदानी संपत्ति है। ठीक, देखिए जैसे आपके अगल बगल या आप लोग कभी जमीन लिखाए होंगे, तो क्या होता है वहां पे, जैसे मान चलिए जमीन 2 लाख का है, 2 लाख का है, ठीक, तो वो जो कागज होता है ना, उस पे क्या दिखाते हैं, 1.5 लाख दिखाते हैं, 1.5 लाख, 1.5 लाख या अमूमन 1 ही लाख दिखाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि 2 लाख का लिए हैं लेकिन उस पे कागज पे 1.5 लाख या 1 ही लाख लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है, तो देखिए इसका रीजन क्या होता है। देखिए जब भी आप खेत खरीदते हैं, कोई खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जो खरीदता है उसका मान चलिए 2 लाख का खरीद रहा है, तो सरकार कहेगा आप 2 लाख का जमीन खरीद रहे हैं तो हमको इसका 10% चाहिए, ठीक, और 10% कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 20,000। तो सरकार को कितना लिखवाई कितना लगेगा, 20,000, यानी सरकार को 20,000 आपको देना पड़ेगा लिखवाई लिखाने के लिए। 2 लाख जब आप खरीद रहे हैं तो 10% सरकार को चाहिए, तो उसमें कितना देना पड़ेगा सरकार को, 20,000 रुपए लिखवाने के लिए आपको अलग से देना पड़ेगा, ठीक। तो क्या होता है, तो 1.5 लाख क्यों कर दिया जाता है जानते हैं, जो व्यक्ति खरीदता है ना, वो जिससे खरीदता है उसको कहता है भैया देखिए हम आपको 50,000 या 1 लाख, मान चलिए इसको 1 ही लाख बना देते हैं, ठीक, 1 लाख। तो क्या कहता है भैया देखिए हम आपको 1 लाख रुपए लो ऐसा ही दे देते हैं बिना लिखा पढ़ी के, ठीक, लो 1 लाख दे देता हूँ। वहां पे अब रजिस्ट्रार के पास जाके बस इतना कहिएगा हम 1 लाख के बेच रहे हैं, ठीक, 1 लाख के बेच रहे हैं, हम आपको 1 लाख लो पहले ही दे दे रहे हैं, बिना लिखा पढ़ी के दे दे रहे हैं, ये ले लीजिए। उसके बाद 1 लाख वहां पे आप कह दीजिएगा हम 1 लाख में बेच रहे हैं, तो सरकार कोई इतराज नहीं। अगर आप 1 लाख का उसको जमीन दे रहे हो तो इसका मेरा 10% दे दो, 10% यानी 10,000। तो सरकार को लिखवाई कितना देना पड़ेगा, 10,000 लिखवाई देना पड़ता है। तो इसलिए देखिए कुछ पैसा बचाने के लिए तो 1 लाख पहले ही दे देता है, ठीक, 1 लाख पहले ही दे देता है, उसके बाद 1 लाख वहाँ रजिस्ट्रार के सामने 1 लाख देते हैं, तो इसका 10% वो लेता है, तो 10,000, तो 10,000 बच जाता है उनका, ठीक। तो इसलिए क्या होता है, तो उसमें थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक। क्या हुआ, देखिए लड़कियां लोग क्या सोच रही हैं, ये लोग सोच रही हैं, देखिए लड़के लोग तो नहीं, फिलहाल लड़कियां लोग सोच रही हैं ये जो 2 लाख रुपए है ना, इसको ऐसा करते हैं कि हम 1,98,000 रुपए ऐसा ही दे देते हैं और 2,000 रुपए ले जाके वहां लिखवा लेते हैं, 2,000 का 10% ले लेंगे, क्यों जी। देखिए जैसे 2 लाख है, 2 लाख में क्या होगा, 1,98,000 वैसे ही दे देते हैं और 2,000 का 2,000 हम उसको दे देते हैं और 2,000 का 10% कितना हो जाएगा, 200 रुपए, 200 रुपए लिखवाई लग जाएगा ना जी, यही सोच रहे हैं, नहीं सर हम लोग तो यही सोच रहे हैं, क्यों भाई हम लोग तो यही सोच रहे हैं ना। देखिए तब आप लोग के पास दिमाग नहीं है, हम लोग तो यही सोच रहे हैं, क्यों भाई, देखिए अगर जब गिरना ही है तो नमक के बोरे क्यों गिरे, गद्दा पे गिरिए, आखिर गिरना ही है तो क्यों नमक के बोरे गिरे भाई, गद्दा पे ही गिरिए ना, हम लोग तो यही सोच रहे हैं। हाँ जी, नहीं फिलहाल देखिए ऐसा नहीं होता है, ठीक, ऐसा नहीं होता है, एक सरकारी वैल्यू होता है, ठीक, एक सरकारी रेट होता है, उस रेट से आप कम नहीं दे सकते हो, ठीक, सरकारी वैल्यू होता है। जैसे खाली जमीन है उसका वैल्यू कम होता है, और जैसे कि हाईवे के पास से अगर कोई जमीन जा रहा है या हाईवे के पास कोई जमीन है तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा। और देखिए जैसे कि 1 तल्ला मकान है उसका कम होगा वैल्यू, 2 तल्ला है ज्यादा होगा, 3 तल्ला है और ज्यादा होगा। घर में दरवाजा लगा है तो उसका वैल्यू कम होगा, शटर लगा है तो और ज्यादा होगा, क्योंकि दरवाजा लगा है तो आदमी रहता होगा और शटर लगा है तो दुकान होगा। इसलिए हर देखिए एक नक्शा होता है, इसमें हर गली मोहल्ला का रेट अलग अलग होता है, ठीक, हर गली मोहल्ला का रेट अलग अलग होता है। तो एक सरकारी वैल्यू होता है, उस सरकारी वैल्यू से आप कम में नहीं खरीद सकते हो, ठीक। देखिए जैसे मान के चलिए एक बार क्या हुआ ना, जो है कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था और जो है कि वह क्या कहा कि मान चलिए कोई खेत था, उसका जो दाम था 5 लाख रुपए था, कितना था, उस खेत का दाम 5 लाख रुपए था, ठीक। तो उसका सरकारी जो दाम था, सरकारी दाम 3 लाख रुपए था, कितना था, 3 लाख। सड़क के किनारे बसा था, मतलब ये जो खेत था ना सड़क के किनारे ही था। क्या हुआ,
हाँ इन्हीं का ही है। तुम कैसे जान गए उनको? हाँ उन्हीं का खेत है, ठीक। तो ये लड़का जानता है, तो हमारे मतलब इसके बगल की ही है। तो क्या हुआ ना, तो उन्होंने क्या कहा, भाई सरकारी रेट इतना है, हम सरकारी ही रेट पे खरीदेंगे, हम इतने ही रेट पर खरीदेंगे, 3 लाख खरीदेंगे। तो ये जो प्राइवेट रेट में लगभग ये 5-5.5 लाख रुपए था, लेकिन वो सरकारी रेट, सरकारी रेट 3 लाख है, हम 3 ही लाख में खरीदेंगे। थोड़ा चालाक टाइप के थे कि ठीक भैया खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। और वो जाके 3 लाख में खरीद लेते हैं। कितने में खरीद लेते हैं? 3 लाख में खरीद लेते हैं। लेकिन वहां से जब चेक करने के लिए आया ना, तो क्या हुआ, वहां पे देखा ऐसे खेत था और 5 फीट का बाउंड्री वाल बना था, 5 फीट का, लगभग इतना ऊंचा बाउंड्री वाल बना था, घेरा मारा था पक्की ईट का। तो वो आया, देखा बाउंड्री किया गया है, लो 20,000, 20,000 और बढ़ा दिया, 20,000 और बढ़ा दिया, कहा जाओ इसका 3,20,000 रुपये हो गया। अब क्या हुआ, ये जो लिखाए थे 3 लाख का ना, रद्द हो गया, इनका क्या हो गया, रद्द हो गया, ये लिखवाई रद्द हो गया, जाओ। तो इसीलिए सरकार से कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हाँ जमीन तो नहीं होगा, फिर से लिखवाई फिर से लगेगा, ठीक। अब फिर से लिखाएंगे तब इनका जमीन फिर से हो जाएगा, ठीक। ये देखो, मतलब थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए अपना पूरा खेत गंवा दिए, अपना पूरा लिखवाई गंवा दिए। क्या होता है, जो सरकारी रेट होता है उससे आप कम से कम नहीं तो 10-20 हजार एक्स्ट्रा दिया करिए, ठीक। सरकारी रेट से, सरकारी वैल्यू से 10,000-20,000 एक्स्ट्रा देंगे। देखिए 10,000-20,000 एक्स्ट्रा देने से मतलब कि कितना लिखवाई लगेगा। अगर आप 50,000 देते हैं, 50,000 देते हैं, ज्यादा ज्यादा 5,000 लगेगा, 5,000 लिखवाई लगेगा। और कितना लगेगा, सिर्फ 5,000। अगर 50,000 एक्स्ट्रा देते हैं तो सिर्फ 5,000 लगेगा। अब देखिए 5,000 से 5,000 में आपका ये तो सेफ रहेगा ना, ये तो सेफ रहेगा। लेकिन नहीं, हम 3 लाख में लिखाएंगे, जाओ लिखाओ। तो यह रद्द हो गया। सरकारी रेट पे आया चेक करने के लिए, देखा 5 फीट का बाउंड्री वाल था, 20,000 और बढ़ा दिया, रद्द हो गया इनका लिखवाई। तो फिर से गए लिखवाए, फिर से तब उनका हुआ। उस देखिए सरकारी वैल्यू से कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना चाहिए, ठीक। ज्यादा नहीं तो 10-5 हजार तो एक्स्ट्रा देना ही चाहिए, ठीक। नहीं कहीं कहीं थोड़ा इधर उधर बढ़ा दिया तो दिक्कत हो जाएगा, तब आपका जो आप लिखवाए रहेंगे खेत उसका रद्द हो जाएगा, तो फिर से पैसा लगाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ, ये समझ गए ना, सरकारी वैल्यू क्या होता है, सरकारी वैल्यू से थोड़ा ज्यादा पैसा देना चाहिए, ठीक। तो ये चीज समझ आ गया ना, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, अब क्या हुआ, जैसे कोई पैतृक, यहाँ तो पैतृक संपत्ति की बात हो रहा है। पैतृक संपत्ति क्या, तो देखिए पैतृक संपत्ति क्या होता है, जैसे हमारे मतलब जैसे कि हमारे 12 लड़के हैं, ठीक। कितने लड़के हैं, शांत रहो जी, 12 लड़के हैं, कितने, 12 लड़के हैं, ठीक। अब मान चलिए हमारा कोई खेत है, ये मान चलिए हमारा कोई खेत है, ठीक। और मैं इसको किसी से बेच दे रहा हूँ, ठीक। मैं जैसे किसी से को इसको बेच रहा हूँ, तो कहीं हाँ कहीं सर जी हैं तो लो भैया लिख दीजिए हमको, हम अकेले उनको सिर्फ लिख दिए हाँ ले जाइए, और कहेंगे चलो सर जी तो हैं लिख दिए, क्या दिक्कत है, अब हमारा एक खेत हो गया। लेकिन जानते हो हम तो लिख दिए, लेकिन ये जो 12 है ना, ये 12, ये मेरा 12 हो, इनसे फरिया लेंगे, केस कर देंगे ऊपर, इनका खेत नहीं हो पाएगा, जो खरीदे उनका खेत नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये पैतृक संपत्ति है। कैसा संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, और पैतृक संपत्ति हम अकेले नहीं बेच सकते हैं। हमारे 12 बच्चे हैं तो 12 का इसमें हिस्सा लगेगा। जब 12 के 12 अब संतुष्ट होंगे कि हाँ हमें कोई एतराज नहीं है, बेच दीजिए, इनका भी साइन लगेगा, ठीक। देखिए 12 ये है, एक मैं, 13 साइन लगेगा बेचने के लिए, ठीक। 13 साइन लगेगा। तो जो व्यक्ति खरीद रहा होता है, जो व्यक्ति खरीदता है, तो उसको क्या करना पड़ता है कि उसको मतलब हमारा भी साइन करवाएगा, और 12 जो बच्चे हैं उसका भी साइन करवाएगा, तब जाके उसका खेत होगा, अदरवाइज उसका खेत नहीं हो पाएगा। यही लोग इनसे मिल लेंगे, फरिया लेंगे, तो नहीं हो पाएगा, केस कर देंगे, ठीक। देखिए जैसे ये मैं बेच रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं अगर बेच रहा हूँ इसको, तो क्या होगा, रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा मैं, हाँ मैं ये खेत ये फला आदमी को दे रहा हूँ, फिर तब क्या होगा, मैं तो लिख साइन कर दिया, अब 12 बच्चे भी आएंगे, हाँ मैं पहला वाला मुझे भी कोई इतराज नहीं है, दूसरा वाला मुझे भी कोई इतराज नहीं, मैं तीसरा वाला मुझे भी कोई इतराज नहीं। रजिस्ट्रार पगला जाएगी, कितना गो लेगा आया है, 1 दर्जन गो लेगा आया है, ठीक। तो क्या होगा, 12 के 12 लोगों का क्या होगा, साइन होगा, तब ये खेत जाके उस व्यक्ति का होगा, अदरवाइज उसका खेत नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह पैतृक संपत्ति है, ठीक, खानदानी संपत्ति है।
तो देखिए आप लोग भी देखिए, अगर आप लोग भी कहीं जमीन खरीद रहे हैं, ठीक, कहीं जमीन खरीद रहे हो या आपके आसपास कोई जमीन खरीद रहा है, तो क्या करिए, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, उसका वंश निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? वंश निकालिए, ठीक। वंश, अब वंश कहाँ निकलेंगे, तो हर जगह परिवार रजिस्टर होता है, ठीक, हर जगह परिवार रजिस्टर, तो परिवार रजिस्टर से वंश निकल जाएगा कि इस व्यक्ति को कितने बच्चे हैं, कितने लड़के कितने लड़कियां हैं, ठीक। तो क्या करेंगे आप लोग, पहले परिवार रजिस्टर से वंश निकालेंगे, तो वंश में पता चल जाएगा कितने लोग हैं। तो क्या होगा, जितने लोग रहेंगे, ठीक, तो सबका उसमें साइन चाहेगा, ठीक। जैसे अभी मैं हुआ ना, मेरे 12 बच्चे हुए, तो 12 बच्चों का भी साइन हुआ और मेरा भी साइन हुआ, तब जाके यह खेत उसका हुआ, अदरवाइज उसका खेत नहीं होता, ठीक। तो अगर आप लोग भी अगर खरीद रहे हो कहीं, तो सबसे पहले क्या करिए, वंशावली निकालिए परिवार रजिस्टर से, फिर उसके बाद जितने भी बच्चे हैं सबका साइन करवाइए, ठीक, सबका साइन करवाइए, और जो जिसके नाम पर है उसका भी साइन करवाइए, तब वो खेत आपका हो जाएगा, ठीक। नहीं तो ऐसे नहीं होगा, ठीक। अगर देखिए, जैसे मैं यही खेत मैं खरीदा होता है, स्वयं खरीदा होता है अपने पैसे से, ठीक, तो अब बताइए, क्या ये मैं उसको बेच सकता था उस व्यक्ति को, या मेरे बच्चे इसमें दाखिला करते हैं, तो यह खेत मैं स्वयं से बेच सकता हूँ, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो मैं खरीदा हूँ, ये मेरा पैतृक संपत्ति है नहीं, मेरा खानदानी संपत्ति है नहीं, है ना, तो ये मैं बेच सकता हूँ किसी को भी। मैं चाहूँ अपने बच्चों को दे दूँ, 12 में से जिसको चाहूँ ज़्यादा दे दूँ, किसको चाहूँ कम दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलिए 2 को ज़्यादा दे दूँ और बाकी 10 को कम दूँ, या 2 का पूरा दे दूँ और बाकी 10 को ना दूँ, ये मेरे ऊपर है, ठीक, मेरी मर्जी। अब मेरा मर्जी करा, मैं इनको इनमें से किसी को ना दूँ, पड़ोसी वाले को दे दूँ, या किसी और को लिख दूँ, आपको लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल जमीन है, मैंने ये स्वयं खरीदा है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैतृक संपत्ति है तो उसमें भाई बहुत दिक्कत रहता है, उसमें आपको बहुत दिक्कत रहेगा, उसके लिए आपको वंशावली तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक, इतना समझ आया ना। तो और जो है सरकारी वैल्यू जो है, सरकारी वैल्यू से कुछ ज़्यादा ही देना चाहिए, ठीक, अदरवाइज फिर चेक वो करने के लिए आएगा तो दिक्कत हो सकती है, ठीक, थोड़ा सा ज़्यादा दे ही देना चाहिए। और क्या है, पैतृक संपत्ति के लिए परिवार रजिस्टर से उसका वंशावली निकाल लेना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मुस्लिम लोग के लिए अलग कानून बनाया था और हिंदू के लिए अलग कानून बनाया था, ठीक। देखिए मुस्लिम में क्या होता था कि बहन का भी हिस्सा होता था जमीन में, बहन का भी हिस्सा होता था जमीन में, ठीक। देखिए जैसे मान चलिए ये कोई जमीन है, ठीक, और कोई एक बेटा है, एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक। तो देखिए मुस्लिम में क्या होता था, तो इस लड़का का भी हिस्सा होता था और इस लड़की का भी हिस्सा होता था। मुस्लिम कानून ऐसा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था नियम कि बहन का भी हिस्सा होगा, ठीक, यानी लड़का का भी लड़की का भी हिस्सा होता था, ठीक, जमीन में। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा हिंदू में भी कानून बना दिया, लेकिन ये 2005 के बाद बनाया गया, ठीक, 2005 में बनाया गया कि 2005 के बाद से क्या होगा, यह हिंदुओं में भी लागू होने लगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हमारे 2 लड़के हैं, ठीक, हमारे 2 लड़के हैं, एक बेटा एक बेटी है, ठीक। तो देखिए 2005 के बाद से अब क्या हुआ, जैसे कि ये क्या हुआ, तो इसमें बेटा का भी हिस्सा होगा और बेटी का भी हिस्सा होगा। जैसे पिता के मृत्यु के बाद बेटा भी हिस्सा हो जाएगा और बेटी का भी हिस्सा होगा, ठीक। अमूमन देखिए भारतीय लड़कियां फिलहाल जो है, भारतीय महिलाएं अपने नैहर में जमीन नहीं लेते हैं, ठीक है, संपत्ति नहीं लेती हैं, फिलहाल नहीं लेती हैं, लेकिन जो है कि उनका भी हिस्सा रहता है। आप लोग भी जान लीजिए, आप लोग का भी हिस्सा है, ठीक, आपके नैहर में आप लोग का भी हिस्सा है संपत्ति में, ठीक। आप लोग अगर लेना चाहती हो तो ले सकती हो, ठीक। फिलहाल देखिए यहाँ क्या होता है, अगर भारतीय महिलाएं अगर लेती हैं संपत्ति, अगर अपने मायके में नैहर में अगर संपत्ति लेती हैं, तब उनको सम्मान नहीं मिलेगा, ठीक, सम्मान बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप अब चूज करिए सम्मान लेना है या संपत्ति लेना है, ठीक। फिलहाल वास्तव में संपत्ति नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या होता है फिलहाल थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। क्या होता है, जैसे जो है कि लड़की अपने मायके 2 दिन के लिए आई घर, अपने मायके के घर यानी नैहर में आई, तो उसकी जो भाभी होती है ना, उससे झगड़ा कर लेती है, सिर्फ 2 दिनों के लिए आई तब पर भी झगड़ा कर लेती है। तो अगर झगड़ा कर रही है ना, तो कह दो अब मेरा भी संपत्ति दे दो, अब मेरा भी संपत्ति दो, अब दे, और रोक नहीं सकती है आपको। सुप्रीम कोर्ट क्यों की है भाई, सुप्रीम कोर्ट आपको दिला देगा।
कोर्ट आपको दिला ही देगा। क्यों? क्योंकि 2005 से नियम बन गया, इसके बाद से अब लड़का लड़की दोनों का हिस्सा बन गया है। ठीक, पिता की मृत्यु के बाद दोनों का हिस्सा हो जाता है। तो अब लड़की चाहेगी तो लड़की भी ले सकती है, आप लोग भी ले सकती हो। ठीक, ठीक समझ आया ना इतना। और देखिए, और इसमें भी देखिए अभी पैतृक, ये पैतृक संपत्ति है। कैसा संपत्ति है? पैतृक संपत्ति है। तो इसमें जितने भी बच्चे हैं सबका हिस्सा होगा। ठीक, सबका हिस्सा होगा। अब पैतृक संपत्ति में अगर कोई लिखा रहा है, जैसे आप लोग कोई जमीन लिखा रहा है, तो इसमें देखिए वंश तो जरूर निकाल लीजिएगा, वंशावली निकालिएगा परिवार रजिस्टर से। ठीक, तभी कोई जमीन लीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक, सपोज दैट मान के चलिए जैसे कि जो है कि एक व्यक्ति को एक लड़का और 3 लड़की है। ठीक, बेटा बेटी, कितना लड़का है? एक लड़का है। कितनी बेटी है? एक 3 बेटी है। ठीक, 3 लड़की है। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, जैसे पिता का मृत्यु हो गया, पिता का मृत्यु हो गया, तो अब बताइए हिस्सा कितना होगा उसके संपत्ति में? कितना हिस्सा होगा? 4 हिस्सा होगा। कितना हिस्सा होगा? 4 हिस्सा। एक बेटा का और 3 बेटी का, इस सब का हिस्सा बराबर होगा। ठीक, लेकिन जैसे सपोज दैट मान लीजिए 3 लड़की है और 3 का लड़की का किसी का शादी कर दिया है गुजरात में, किसी का अरुणाचल प्रदेश में, किसी का आंध्र प्रदेश में, दूर दूर हो गया। अब जैसे यह जमीन मान चलिए यही जमीन है ये, अब यह जमीन अगर ये लड़का बेच रहा है, ठीक, उसका लड़का बेच रहा है, तो फिर जो खरीदेगा कहे लड़का तो बेचे ही रहा है ना, लड़का दे रहा है, तो क्या दिक्कत है? इनके बहनों से क्या जरूरी है साइन करा? लो ले आओ, ले लेते हैं। ये लड़का लिख देगा, हाँ लो मैं लिख दे रहा हूँ। तो अभी क्या करेंगे, एक आएगी यहाँ से, एक वहाँ से, एक यहाँ से आएगी, केस कर देंगे। जाओ, जो लिया है ना वो फंस जाएगा, केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका साइन उस पर थोड़ी ना हुआ है, नहीं हुआ है भाई, इसका इन लोगों का साइन, लड़कियों का साइन हुआ है, नहीं हुआ है, केस कर देगी, आराम से हो जाएगा केस। और ये जो जमीन वो अगला व्यक्ति खरीदा है उसका अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका भी तो संपत्ति है ना, इनका साइन नहीं हुआ है, अब बच जाएंगे। तो लड़कियों का भी हिस्सा 2005 के बाद से होने लगा। ठीक, तो इन सभी का साइन करवाना जरूरी है, चाहे लड़की रहे चाहे लड़का रहे। ठीक, अमूमन होता है कि भारतीय लड़कियां तो नहीं लेती हैं, लेकिन फिर भी वंशावली निकाल लेना चाहिए। ठीक, इतना समझ आया ना, पैतृक संपत्ति में इतना समझ आया ना आप लोग को? चलिए ठीक है, अब आगे देखिए। अब क्या हो, जैसे कोई खेत का मालिक है, ठीक, मान चलिए मालिक, कोई खेत का मालिक है, तो जो खेत का मालिक है वही खेत का टैक्स भी देता है। ठीक, टैक्स, खेत का टैक्स ना, देखिए तो उस खेत का जो भी खेत होता है उसका कुछ ना कुछ टैक्स लगता है। ठीक, तो जो मालिक रहेगा वही टैक्स देगा ना। तो क्या हुआ, तो इसमें क्या होता है, जैसे लिखा जब रजिस्ट्री करवाते हैं यानी लिखवाते हैं खेत, ठीक, तो क्या हुआ, मान चलिए यह मालिक जो है अपने खेत को बेच रहा है। ठीक, अपने खेत को बेच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्री कर रहा है, रजिस्ट्री करा लिए, रजिस्ट्री, ठीक, यानी लिखाई। ठीक, लिखाई, तो क्या हुआ, ये लिखाई मतलब कोई व्यक्ति इनसे खरीद रहा है तो रजिस्ट्री करा लिया। ठीक, खरीद लिया, लिखाई हो गया। भैया कहते हैं ना कभी कभी, भैया लिखाइए ज़्यादा लग गया, लिखाई ज़्यादा लग गया। ठीक, तो चलिए ठीक, तो मालिक से क्या हुआ, खेत रजिस्ट्री करा लिया गया, कोई व्यक्ति खरीद लिया इनसे। ठीक, अब क्या हुआ, अगर वह व्यक्ति खरीद लिया, इन मालिक से खरीद लिया, तो मालिक कौन हो जाएगा? जो खरीदा वही ना होगा, जो खरीदा वही होगा। लेकिन ये जो टैक्स वाला भाग है इसमें क्या होगा, ये तो खरीद लिया लेकिन यहाँ पे नहीं आया, तो टैक्स कौन भरेगा? जो पहले जिसका खेत था वही भरेगा। ठीक, उसी के नाम पे है, टैक्स उसी के नाम पर है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति खरीदा है खेत, जो व्यक्ति खेत खरीदा है वह यहाँ पर अपना नाम दाखिला नहीं करवाया है। ठीक है, अपना नाम दाखिल नहीं करवाया है, और पहले वाले खेत के मालिक का नाम खारिज नहीं करवाया। ठीक, खारिज नहीं करवाया। अब टैक्स कौन देगा भैया? पहले वाला ही मालिक देगा, उसी के नाम पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नई जो नया मालिक बना यानी जो खरीदा खेत वो अपना नाम दाखिला नहीं करवाया और न ही पुराने वाला का नाम खारिज करवाया, तो मालिक यही होगा ना टैक्स वाले में, तो टैक्स इसी को देना पड़ेगा। तो आप लोग भी देखिए, अगर जब भी खेत खरीद रहे हैं, कोई भी खेत खरीद रहे हैं, तो पहले उसका वंशावली निकालिए, वंशावली बस जितने भी बच्चे हैं सबका साइन करवाइए, फिर उसके बाद रजिस्ट्री करवाने के बाद तुरंत ही क्या करिए,
तो आप देखिए रजिस्ट्री जैसे यहाँ पर आप करवा रहे हैं रजिस्ट्री ना, अगले वाले कमरे में यहाँ पर मोटेशन भी होता है, यानी टैक्स वाले में, ठीक, मोटेशन भी होता है। तो इसमें आप बगल वाले कमरे में चले जाइए, वहाँ पे क्या करिए, आप अपना नाम दाखिल करवाइए, ठीक, अपना नाम क्या करवाइए, दाखिल करवाइए, और उस व्यक्ति का नाम क्या करिए, खारिज करवाइए, क्या करवाइए, खारिज, अपना नाम दाखिल और उसका खारिज करवाइए, ठीक। तब यह बेहतरीन तरीके से आपका खेत हो सकता है। एक बार क्या हुआ ना, देखिए एक व्यक्ति था, दलाल टाइप का व्यक्ति था और दलाली करता था। तो वह क्या किया, तो थोड़ा रोड पे जमीन था, रोड पर जमीन था, वो उस रोड जो जमीन था उसको 15 लाख में ले लिया, ठीक, कितने लाख में ले लिया, 15 लाख में ले लिया। फिर उसके बाद वह सोचा 15 लाख में ले रहे हैं, 5 साल बाद 20 लाख के बेच देंगे, 20 लाख का आराम से बेचा जाएगा। तो क्या हुआ, वह देखिए वो तो पहली बात तो मतलब दलाल टाइप था, दलाली करता था, तो इस खारिज तो नहीं करवाया था, रजिस्ट्री करवा लिया, ठीक, उस जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया, ठीक, मालिक बन गया जमीन का। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम खारिज नहीं करवाया और न ही अपना दाखिल करवाया, ठीक। तो क्या हुआ, 5 साल बाद इस जमीन का मिलने लगा 20 लाख, आराम से मिलने लगा। कहा ठीक है 20 लाख को हम बेच देंगे, आराम से बेच देंगे, पैसा मिल जाएगा। क्या हुआ, जो भी खरीदता 2 जगह उसका कागज चेक कराता, पहले देखता मालिक कौन है, हाँ मालिक यही है, ठीक है। अब इसमें इस भाग में आता मोटेशन वाले भाग में, तो देखता टैक्स वाले में, भैया 5 साल से टैक्स बाकी है, कोई भरा ही नहीं है, तो सब लोग भाग जाते थे, कोई खरीदता ही नहीं था। तो क्या हुआ, वो सोचा फिर मेरा जमीन खरीद क्यों नहीं रहे। तब वह जाके देखा कि मालिक तो हम हो गए हैं जमीन के, लेकिन टैक्स वाले भाग में मैंने अपना नाम दाखिल नहीं करवाया है और न ही इसका खारिज करवाया है, तो टैक्स नहीं भरा हूँ 5 साल का, तो इसलिए कोई ले ही नहीं रहा था। फिलहाल देखिए ज़्यादा सरकार टैक्स ज़्यादा नहीं लेती है, ठीक, 5 साल के ज़्यादा 30-35 हज़ार होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक, 30-35 हज़ार बहुत कम लेता है सरकार टैक्स। तो क्या होगा, जब भी आप जमीन खरीदिए, जो है जमीन खेत खरीदिए, तो उसमें क्या करिए, पहले तो रजिस्ट्री करवाइए, इसका जमीन का मालिक बन जाइए, और दूसरी बात कि अपना नाम दाखिल करवाइए और उसका नाम खारिज करवाइए, ठीक। तो ये चीज़ समझ आया। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है, कैसा अधिकार है ये संपत्ति का अधिकार है, जो है ये कैसा अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार बन गया, ठीक। क्या सरकार आपसे छीन सकती है, छीन सकती है। जनता छीन सकता है, नहीं। आपका पड़ोसी, नहीं, हाँ नहीं, कोई नहीं छीन सकता। और लेकिन सरकार जब चाहेगी आपकी संपत्ति को ले सकता है, ठीक। यह कौन सा संशोधन के द्वारा यह कानूनी अधिकार बन गया, 44वां संशोधन। कौन सा संशोधन, 44वां संशोधन। अब यह किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में इसको कर दिया गया है, अनुच्छेद 300 क, ठीक है, अनुच्छेद 300 का। ये तो आप लोग को समझ आ गया ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग खेत लिखाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या नियम है, ठीक, सरकारी वैल्यू भी आप लोग उसका देख लीजिएगा, ठीक, समझ आए ना। चलिए अब आगे क्लास कल करते हैं, ठीक।